शब्द की शक्ति अनंत होती है और शब्द ही ब्रह्म है। क्यों? क्योंकि शब्द में वो शक्ति है कि वो अपने आप को विस्तारित रूप भी दे सकता है और जितना चाहे वो अपने आप को समेट भी सकता है। इसके अंदर इतनी शक्ति है कि वो मनुष्य को हंसा भी सकती है और मनुष्य को रुला भी सकती है। तो इसी शब्द शक्ति को आज हम समझेंगे बहुत ही अच्छे से। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। और यहाँ पे मैं आपको शब्द शक्ति आज डिटेल में समझाऊंगी। सभी चीज़ों को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे अगर आप पूरा समय यहाँ पर देते हैं। तो आपको शब्द शक्ति से कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा और मैं कोशिश करूँगी कि आपको पूरा अच्छे से समझा पाऊँ। अभिधा लक्षणा व्यंजना को हम आज बहुत अच्छे से समझेंगे। और अगर मैं परीक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पे बात करूँ तो बीपीएससी का एग्ज़ाम अभी सबसे निकट है और बीपीएससी के एग्ज़ाम में आपका जो रद्द वाला परीक्षा था, जो वैसे तो आपका हर एक परीक्षा में टीआरई 1, 2 और 3 तीनों में ही यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो देखिए यहाँ पे जब हम टीआरई 3 की बात करें तो 6 to 8 ही हमारा हो पाया था हिंदी का एग्ज़ाम, जिसमें आपका यहाँ से दो प्रश्न जो है सीधा सीधा देखने को मिला था शब्द शक्ति से। और आप सभी जानते हैं कि एक एक प्रश्न कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक एक मार्क्स आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो शब्द शक्ति जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इसको समझना। तो आज हम बहुत ही बेहतर तरीके से इसको समझेंगे, इसकी थ्योरी और इसका एमसीक्यू। आज हम यहाँ पे आपको थ्योरी भी करवाएंगे, ठीक है, और इसके साथ आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी करवाएंगे कुछ, ताकि आप इसके कॉन्सेप्ट को कितने हद तक समझ पाए हैं इसको बहुत अच्छे से आप समझ पाएँ। तो पूरा वीडियो कंप्लीट देखिएगा, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा और शब्द शक्ति से रिलेटेड आपकी सारी समस्याएं आज दूर हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही जल्दी और यहाँ पे शुरू करते हैं सबसे पहले शब्द शक्ति के बारे में कि शब्द शक्ति क्या है। समझते हैं एक एक चीज़ को, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल में क्वेश्चन आपका पूछा जाए। मैंने इसको पहले भी कराया था पर शॉर्टकट में कराया था क्योंकि हमें लगा था शब्द शक्ति जैसी जो टॉपिक है वो आपको इतना ज़्यादा डिटेल में देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन आपने खुद भी देखा होगा तो क्वेश्चन का डिटेल जो है 1 to 5 का एग्ज़ाम हो, चाहे 6 to 8 का एग्ज़ाम हो, 9 to 10 हो या फिर 11 to 12 हो, किसी में भी आप क्वेश्चन के लेवल को देख के आप बता नहीं सकते हैं कि कौन से लेवल का ये परीक्षा आपका हो रहा है प्रश्न को देख करके। तो हम हर एक चीज़ को ध्यान से समझेंगे, क्योंकि अगर मैं लेवल की बात करूं तो चाहे 1 to 5 का आप एग्ज़ाम दे रहे हो या चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो 11 to 12 तक, आपको जो है ये हेल्प करेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। हिंदी के हर परीक्षा में आपका शब्द शक्ति पूछा जाता है। चलिए हम शुरू करते हैं कि शब्द शक्ति का अर्थ क्या है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोज़ आपको समय पे मिल पाएंगे, क्योंकि मैं आपको हर एक टॉपिक इसी तरह से करवाऊँगी। सभी चीज़ों को बेहतर तरीके से समझेंगे और यहाँ पर चीज़ों को देखेंगे। तो शब्द शक्ति का अर्थ जो है शब्द की ताकत, सामर्थ्य और क्षमता हो जाएगा। शक्ति का मतलब क्या होता है? ताकत, सामर्थ्य, क्षमता। अर्थ को अभिव्यक्त करने की यही ताकत शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द की शक्ति अर्थात अभिव्यक्त करने की क्षमता असीमित होती है। हर एक प्रकार से आप अभिव्यक्त कर सकते हैं शब्द की शक्ति को, और इसी को दर्शाने के लिए यहाँ पे शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाता है। शब्द में उच्चारण के साथ वक्ता और श्रोता के मन, कल्पना और अनुभूति पर प्रभाव डालने की ताकत इसमें होती है। वक्ता मतलब क्या होता है? जो बोलता है, और श्रोता मतलब सुनने वाला। तो एक एक चीज़ को ध्यान से समझते हुए चलिएगा, हर एक बात आपको समझ में आएगी। तो शब्द का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, उसका अर्थ प्रयोग पर निर्भर है। ये जो आपको पॉइंट बताया गया है ये आपका सीधा सीधा क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से समझेंगे कि शब्द का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। हर कोई अपने अपने प्रयोग के आधार पे उसका अर्थ ग्रहण करता है। तो यहाँ पे जो आपके कुछ पारिभाषिक शब्द हैं जैसे लक्ष्यार्थ है, मुख्यार्थ है, वाच्यार्थ है, उसको आप तभी समझ पाएंगे जब आप इन तरह की जो शब्दावली है, जो प्रयोग है, इसको समझ पाएंगे। क्योंकि प्रश्न आपका भाषा की वजह से ही कठिन हो जाता है, तो उस भाषा को समझना इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम आगे देखते हैं शब्द शक्ति अर्थ एवं परिभाषा। इसकी अर्थ और परिभाषा की तरफ देखते हैं यहाँ पे क्या बातें कही गई हैं।
देखिए इसका जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है, ताकि आप इसका बार बार रिवीजन कर सकें, क्वेश्चंस को भी देख सकें, इसका कॉन्सेप्ट बार बार देखते रहें, क्योंकि एक बार में चीज़ें जो है अच्छे से समझ में नहीं आती या फिर याद नहीं होता है, तो आपको पता होना चाहिए। मैं इसका पीडीएफ आपको दे दूँगी, ठीक है, मैं इसका पीडीएफ आपको दे दूँगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नीचे, तो वहाँ जाइए, या फिर कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूँगी, ठीक है, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा, इसीलिए इसको स्किप नहीं करेंगे। शब्द शक्ति काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और अब हम देखिए यहाँ पे शब्दार्थ संबंध शक्ति की बात करें तो यह अर्थात शब्द और अर्थ के संबंध को ही शब्द शक्ति कहते हैं। तो ये हम सभी जान रहे हैं, कोई भी शब्द है तो बिना अर्थ के शब्द जो है वो शब्दहीन हो जाएगा, ठीक है। तो एक सार्थक शब्द कब होता है, सार्थक का मतलब नाम में ही अर्थ है, ठीक है, तो कोई भी शब्द बिना अर्थ के शब्द नहीं कहलाता है। तो इस पंक्ति का अर्थ यहाँ पे यही है कि शब्द और अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने वाले कार्य व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। तो शब्द में ही जो निहित अर्थ है, सारा खेल यहाँ पे अर्थ का ही है। तो शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने वाले कार्य व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। ये परिभाषा भी आपसे पूछा जाता है, तो ध्यान में रखेंगे। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार शब्द शक्ति उसके अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने का व्यापार है। तो कई बार आपसे यहाँ पे परिभाषा से प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको भी आप अपने जो नोट्स हैं उसमें आप इसको लिख सकते हैं। अब अगर हम इसका उदाहरण देखें तो यहाँ पे लिखा है बंदरों का आजकल बड़ा आतंक है। तो बंदर शब्द सुनते ही आपको आपके दिमाग में क्या आया, एक अर्थ आया। अब यहाँ पे बंदरों का आजकल बड़ा आतंक है, इससे आपका अर्थ आता है कि बंदर जो है एक प्रकार का पशु है, यही आया ना आपके दिमाग में। और यहाँ पे उसके बारे में प्रयोग के आधार पे अर्थ जो है भिन्न भिन्न होता है। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, अरे वह तो बंदर है, हर समय उछल कूद करता रहता है। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा शब्द में लिखा है, इसको हम पशु के ही रूप में इसको हमने अर्थ ग्रहण किया। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, अरे वह तो बंदर है, हर समय उछल कूद करता रहता है। तो यहाँ पे क्या किया गया, बंदर के जो उसके जो गुण हैं उछलना कूदना, उसको यहाँ पे अभिव्यक्त किया गया है, ठीक है, कि वह बंदर की तरह उछलता कूदता रहता है। तो ये दोनों जो बंदर का जो शब्द है यहाँ पे देखिए प्रयोग से अर्थ भिन्न भिन्न यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे एक मनुष्य का बंदर के रूप में तुलना किया गया है कि वह उछल कूद किस प्रकार से कर रहा है, जिस प्रकार से बंदर करता है। तो आप अंतर समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे एक पशु के रूप में बात हम अर्थ को ग्रहण कर रहे हैं, और यहाँ पे हम उसकी विशेषताओं को अर्थ में ग्रहण कर रहे हैं। तो किस प्रकार से शब्दों का अर्थ है अलग अलग आपका यहाँ पे शब्द शक्ति के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे शब्द शक्ति के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं। तो देखिए ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है कि आचार्य मम्मट का जो ग्रंथ है ये काव्य प्रकाश पूछा गया है एस्टेट में, और बिहार में आपका जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें काव्य प्रकाश से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो ध्यान रखेंगे ये आचार्य मम्मट का ही ग्रंथ है, और इसमें जो है शब्द शक्ति के 3 भेदों का उल्लेख किया गया है जो 3 प्रकार अर्थ अभिव्यक्त करते हैं। वो है आपका अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा को हम अभिधार्थ भी कहते हैं, मुख्यार्थ भी कहते हैं और वाच्यार्थ भी कहते हैं। तो ये आपको सबसे पहले याद रखना है कि अभिधा को ही हम अभियार्थ कहते हैं, मुख्यार्थ भी हम किसे कहते हैं, मुख्य अर्थ होता है। अभिधा में क्या होता है, मुख्य अर्थ होता है। किसी भी शब्द को जब आप तोड़ेंगे तो इसके अर्थ को आप ग्रहण कर पाइएगा। मुख्यार्थ मतलब मुख्य अर्थ, मुख्य धन अर्थ। मुख्य अर्थ से आपको समझ में आया कि मुख्यार्थ जो है अभिधा को ही कहते हैं, और वाच्यार्थ यानी वाच्य का जो अर्थ है ये भी वाच्यार्थ भी आपका अभिधा को ही कहा जाता है। तो आपको कहीं पे भी मुख्यार्थ दिख जाए या वाच्यार्थ दिख जाए तो आप समझ लेना कि अभिधा के बारे में बात की जा रही है। और इसके बाद नेक्स्ट है आपका लक्षणा। लक्षणा जो है लक्ष्यार्थ से प्रेरित होता है, और व्यंजना जो है व्यंग्यार्थ से अभिव्यक्त होता है।
तो ये आपको जो टर्म्स दिए गए हैं ना, इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ से आपका सेम क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब आगे चलते हैं शब्द शक्ति के भेद पर। तो अभिधा को हम पहले देखेंगे। अभिधा जो है शब्द की जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का साधारण तथा लोक प्रचलित अथवा व्यवहारिक अर्थ प्रकट होता है, उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। तो ये आपको परिभाषा भी एक क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। कैसे? तो देखिए यहाँ पे आपको 3 बात ध्यान रखना है। साधारण बात होना चाहिए, वो लोक प्रचलित बात हो सकता है, और व्यवहारिक अर्थ हो सकता है। तो वो आपका क्या हो जाएगा, अभिधा के अंदर आ जाएगा। विशेष रूप से अभिधा के प्रकार तो नहीं होते हैं। अभिधा जो है 3 हर प्रकार के शब्द में आपका प्रयोग में आता है। तो हमने देखा है कि शब्द जो आपके होते हैं यौगिक, रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक, ये तीनों आधार पे जो है आपके अभिधा का प्रयोग किया जाता है। तो इसी को कई बार प्रकार के रूप में भी मान लिया जाता है। तो अभी हम उसको आगे देखेंगे तो आपको और क्लियर होगा। अब इसको हम उदाहरण से समझें तो घोड़े अस्तबल में बंधे हैं। तो यहाँ पे सामान्य अर्थ है ये, ठीक है, घोड़े अस्तबल में बंधे हैं, ये लोक प्रचलित भी व्यवहार में भी है। तो ये आपका अभिधा है, इसमें कोई अन्य अर्थ नहीं, बाधित नहीं हो रहा है। जब तक आपका मुख्यार्थ बाधित ना हो तब तक वो अभिधा शक्ति होता है। मुख्यार्थ आप समझ गए, यानी मुख्य अर्थ। मुख्य अर्थ देखिए आपको रमा नृत्य कर रही है, इसमें कोई अन्य अर्थ आपको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। सीधा सिंपल सरल लिखा गया है, रमा नृत्य कर रही है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अभिधा में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मुख्यार्थ बाधित नहीं हो रहा है। अब आप इसको समझें कि अभिधा शब्द शक्ति के 3 भेद कौन कौन से होते हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था BPSC TRE 3 में कि अभिधा के कितने भेद होते हैं। तो 3 भेद होते हैं, रूढ़ि, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, इसको एक बार समझ लीजिए। बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे परेशानी नहीं होगा आपको। यह शब्द समुदाय रूप में अर्थ का बोध कराए उसको रूढ़ि कहते हैं। जिसमें शब्द के एक ही अर्थ का बोध होता है उसको हम, जैसे कि पौधा, पौधा में कोई और अर्थ आपका देखने को नहीं मिल रहा है तो वो रूढ़ि हो गया। दूसरा है आपका यौगिक। यौगिक, इसमें शब्द के अवयव से उसके अर्थ का बोध होता है। ये अवयव ही शब्द का सही अर्थ जानने में सहायता करते हैं। जैसे भूपति, भूपति में भू अलग है, भू का अर्थ होता है पृथ्वी, भू का अर्थ होता है पृथ्वी, और पति का अर्थ होता है स्वामी, यानी पृथ्वी का स्वामी, भूपति। इसको आप अगर इसका आप अर्थ देखें, अन्य अर्थ जो है इसका वो राजा होता है। भूपति का पर्यायवाची आप जानते होंगे, राजा होता है। तो इस प्रकार के शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। और योग रूढ़ जो होता है, ये जब किसी शब्द का अर्थ उसके समूह की सहायता से प्राप्त हो तथा वह अर्थ उसी अर्थ के लिए रूढ़ हो चुका हो, वहाँ अभिधा की योग रूढ़ी शक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे रोग रूढ़ कैसे हो जाएगा, दशानन। दशानन में ये रूढ़ हो जाता है रावण के लिए। इसको रावण के नाम से, रावण का नाम है दशानन, उन्हीं के लिए जाना जाता है। तो ये दशानन जो है शब्द, ये योग रूढ़ के अंदर आ जाएगा, जो तीसरे की ही बात कर रहा हो। अभिधा शब्द शक्ति जिन शब्दों के अर्थ का बोध कराती है तो वो 3 प्रकार की होती है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब अगर इसको आप थोड़ा और बेहतर तरीके से समझें कि रूढ़ शब्द क्या होता है, तो जिन शब्दों में खंड ना हो, ध्यान से समझेंगे, जिन शब्दों में खंड ना हो, संपूर्ण शब्दों का एक ही अर्थ प्रकट हो, उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पेड़, हाथी, मेज, कलम, इसको तोड़ सकते हैं क्या? नहीं तोड़ सकते हैं, तो ये रूढ़ शब्द है। सबसे पहले सबसे इजी आप समझ लीजिए इसको। यौगिक शब्द में क्या होता है, प्रत्यय या कृदंत, समास इत्यादि इसके संयोग से बने हुए शब्द होते हैं। तो वो हमारे जो है समुदाय के अर्थ का बोध कराते हैं, वो यौगिक होते हैं। जैसे महेश, महा, ईश, इसको तोड़ सकते हैं ना, इसका संधि भी हो जाएगा आपका। महेश में कौन सी संधि है मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इस तरह से हम बहुत बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं चीज़ों को रिलेट करते हुए, तभी हमें और अच्छे से समझ में आएगा। तो महेश में कौन सी संधि है ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दिवाकर हो गया, पाठशाला हो गया, ये सब आपका यौगिक शब्द है। अब योग रूढ़ क्या होता है, जो रूढ़ हो जाता है किसी के लिए। यौगिक तो है लेकिन वो यूढ़ हो जाता है। जैसे जलज,
देखिए यहाँ पे जो शब्द यौगिक की प्रक्रिया से बने हो किंतु उनका एक निश्चित अर्थ रूढ़ हो गया हो उसे हम योग रूढ़ कहते हैं। जैसे जलज, जल धन ज से मिल के बना है, इसको हम तोड़ सकते हैं, तो ये रूढ़ नहीं है, ये योग रूढ़ है। इसको यौगिक, ये यौगिक के ही प्रक्रिया से बना है, जल धन ज। लेकिन ये जलज किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका कमल के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे जो जलज है ये कमल यहाँ पे हो जाएगा इसका योग रूढ़। गणनायक भी आपका योग रूढ़ शब्द है। तो समझ गए होंगे, अविधा में ज़्यादा कुछ नहीं है समझने का। अब मेन है आपका लक्षणा। यहाँ से प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पिछली बार भी आपका लक्षणा से ही प्रश्न देखने को मिला था। तो लक्षणा को ध्यान से समझेंगे। मुख्यार्थ के बाधित होने पर शब्द के किसी अन्य अर्थ यानी कि लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। अब ये लक्ष्यार्थ क्या होता है? तो लक्ष्यार्थ आपको मैं बता चुकी हूँ। लक्ष्य किसी भी शब्द को, किसी भी शब्द के अर्थ को समझने का लक्ष्य आपका लक्ष्यार्थ कहलाता है। अब मुख्यार्थ आपको पता है, मुख्य अर्थ होता है जो अविधा में है। अविधा आप समझ गए हैं, अविधा आप समझ गए हैं ना, अविधा आप समझ गए हैं और अविधा ही मुख्यार्थ है। तो मुख्यार्थ के बाधित होने पर शब्द के किसी अन्य अर्थ का अगर बोध कराया जाता है तो वो लक्षणा शब्द शक्ति होता है। इसको हम आगे समझेंगे और बेहतर तरीके से। लक्षणा शब्द शक्ति द्वारा व्यक्त अर्थ लक्ष्यार्थ कहलाता है। ठीक है, तो लक्षणा शब्द शक्ति द्वारा व्यक्त अर्थ जो है वो लक्ष्यार्थ कहलाता है और लक्ष्यार्थ को व्यक्त करने वाला जो शब्द है वो लक्षक कहलाता है। ये प्रश्न आपका यहाँ से पूछा जा सकता है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। लक्षणा शब्द शक्ति में 3 स्थितियाँ महत्वपूर्ण होती हैं। पहला क्या होता है? देखिए, लक्ष्यार्थ का ज्ञान और उसमें बाधा। कैसे? मान लीजिए अगर बोल दिया जाए कि यह लड़का बैल है, यह लड़का बैल है, एकदम बैल है। तो देखिए, आप मुख्यार्थ का ज्ञान तो आपको है, मुख्य अर्थ का, कि लड़का कभी बैल तो पशु जाति है, तो लड़का कभी बैल तो नहीं हो सकता। तो क्या हो गया यहाँ पे? बाधा उत्पन्न हो गया, मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न हो गया। और मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होना ही आपका लक्ष्यार्थ के अंदर आ जाता है, यानी कि लक्षणा के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका बाधा हो गया। दूसरा आपका लक्षण क्या बना इसके बाद? मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ का संबंध। अब देखिए, आपको पता है कि मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ में संबंध होता है। ये सीधा सीधा प्रश्न यहाँ से आपका पूछा जाता है कि लक्षणा में मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ का संबंध होता है। तो ये सीधा सीधा प्रश्न भी पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल लड़का जो है बैल है, यानी कि मूर्ख है। आपने ये मुख्य अर्थ इसका ग्रहण कर लिया। ठीक है, कि ये क्या लक्ष्य कर रहा है? मूर्ख की तरफ लक्ष्य कर रहा है, इसीलिए लक्ष्यार्थ इसको हम कह रहे हैं। यह लड़का मूर्ख है, बैल है। तो यहाँ पे मुख्य अर्थ और लक्ष्य अर्थ में संबंध होता है, तभी तो आप समझ पा रहे हैं ना कि यह लड़का बैल है मतलब मूर्ख है। अब लक्षणा द्वारा भिन्न अर्थ का ज्ञान होना, मतलब समझ लेना, मुख्य अर्थ का यहाँ पे ज्ञान आपको हो गया कि यह लड़का मूर्ख है। तो इस तरह से जो है आप इस वाक्य को लक्षणा के अंदर समझ पा रहे होंगे कि 3 स्थितियाँ यहाँ पे इस तरह से आपकी पाई जाती है। आगे देखते हैं, यहाँ पे लक्षणा शब्द के भेद होते हैं कुछ। अब देखिए, इसको पहले हम समझ लेते हैं अच्छे से कि लक्षणा होता क्या है। अब यहाँ देखिए उदाहरण में लिखा गया है लाठियाँ चल रही हैं। लाठियों के अपने पैर तो नहीं होते हैं, तो लाठियाँ कैसे चल सकती है? तो यहाँ पे देखिए दूसरा वाला संकेत, यही मैं समझा रही हूँ आपको। कौन सा? ये वाला बात मैं आपको समझा रही हूँ, ये वाला बात। ठीक है, इसको ध्यान से समझिए कि अब यहाँ पे क्या हो गया? लाठियाँ चल रही हैं, ये लिखा हुआ है। अब आपके मन में बाधा उत्पन्न हो गया कि लाठियाँ चल कैसे सकती है, उसके पैर थोड़ी है कि लाठियाँ चल रही हैं। तो लाठी प्राणी नहीं है जो चले। क्या हो गया यहाँ पे? अब मुख्य अर्थ बाधित हो गया, बाधित हो गया ना, लाठियाँ चल थोड़ी सकती हैं, तो बाधित हो गया। तो ये स्पष्टीकरण यहाँ पे होता है कि लाठियों से यहाँ पे हम अर्थ लेते हैं कि लड़ाई झगड़े की बात की जा रही है। लाठी का प्रयोग सामान्यतः लड़ाई झगड़े में किया जाता है, अतः लक्ष्यार्थ व्यक्त लड़ाई हो रही है।
लक्ष्यार्थ क्या व्यक्त हो गया कि लड़ाई हो रही है, लाठियाँ चल रही है मतलब लड़ाई हो रही है। अन्य अगर हम उदाहरण देखें तो सुधा तो निरी गाय है। अब गाय तो एक पशु है, तो सुधा को हम देख रहे हैं सामने में, वो एक लड़की है, तो ये गाय कैसे हो सकती है? तो यहाँ पे बाधा उत्पन्न हुआ, मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न हुआ, जो भी वाक्य यहाँ पे कहा गया है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। तो सुधा तो निरी गाय है, यहाँ पे देखिए मुख्य अर्थ बाधित हुआ, और गाय है यहाँ पे मतलब सीधी सादी है। तो सुधा बहुत ही सीधी सादी लड़की है, इसका यहाँ पे मुख्यार्थ हो गया। यहाँ पे आपका लक्ष्यार्थ, लक्ष्यार्थ यहाँ पे आपका क्या हो गया कि सुधा तो सीधी सादी है, सीधी सादी लड़की है। समझ गए अब आप? अगर हम इसकी अविधा की बात करें, अगर अविधा में देखें इसको, तो सुधा एक गाय है, इसका मतलब तो यही है कि सुधा एक गाय है, जो दिख रहा है वही उसका अर्थ भी होगा, तो अविधा हो जाएगा। लेकिन अगर जो बोला जा रहा है वो अर्थ उसका नहीं है, मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न हो रही है, यानी मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होगी, तो आपका लक्षणा हो जाएगा। जैसे तुम तो भाई लोहे के बने हो, तो लोहा क्या है? एक धातु है। कोई तो यहाँ पे कोई इंसान तो लोहे का नहीं बन सकता है, मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न हो गया, हुआ ना। अब आप देखिए, तो लोहे के समान, जैसे कि लोहा कठोर होता है, वैसे ही उसका जो हृदय है वो भी कठोर है। तो यहाँ पे हम इसका जो लक्ष्यार्थ है हमने इसको ग्रहण किया कि वो जो इंसान है वो बहुत ही कठोर है। चलिए, आई होप आपको समझ में अब आ गया होगा लक्षणा हम किसे कहते हैं। अब देखिए, लक्षणा के बहुत सारे जो विद्वान हैं उन्होंने अलग अलग भेद बताए हैं, लेकिन एक सर्वसम्मानित मत की हम बात करें तो हम 4 तरह से यहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति भेद को देखते हैं। रूढ़ा लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। आपको ये वाला ऑप्शन में देखने को मिला होगा जो आपने BPSC TRE 3 का एग्ज़ाम देखा था। तो अभी हम इसको चारों को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। रूढ़ा लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा, ये 4 प्रकार से होते हैं। लक्षणा, रूढ़ा लक्षणा का आप देखिए शब्द से ही, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई चीज़ अगर रूढ़ हो जाए, यानी कि परंपरागत हो जाए, आदर्शवादी हो जाए, तो वो आपका रूढ़ा लक्षणा के अंदर आ जाएगा। अब प्रयोजनवती के अंदर क्या, जैसे कि कोई कारण है, कोई हेतु होगा किसी के अंदर कुछ कहने का, तो वहाँ पे प्रयोजनवती लक्षणा हो जाएगा। उपादान आपका जो है लक्षणा में एक अलग तत्व है, यहाँ पे तत्व की बात की जाती है, यानी कि यहाँ पे आपका मुख्यार्थ भी होता है। इसको हम अभी डिटेल में समझेंगे, तो ध्यान से पहले यहाँ देखिए कि यहाँ पे मुख्यार्थ भी होता है प्लस यहाँ पे आपका लक्ष्यार्थ भी होता है, दोनों ही रूप में पाए जाते हैं उपादान लक्षणा में। तो ये थोड़ा सा अलग है सभी से, तो ये आपके प्रश्न एग्जाम में बहुत ज़्यादा इससे पूछे जाते हैं। इसके बाद एक और है लक्षण लक्षणा, यानी कि यहाँ पे लक्षणा के लक्षण की बात की जाएगी, तो वो आपका लक्षण लक्षणा हो जाएगा। अब इन चारों को हम बहुत ही बेहतर तरीके से समझेंगे क्या है एक एक चीज़ को। तो देखिए, रूढ़ा लक्षणा क्या है? शब्द की जिस शक्ति से मुख्यार्थ के बाधित होने पर रूढ़ी अर्थात परंपरा अथवा लोकोक्ति या मुहावरों से प्राप्त अर्थ ग्रहण किया जाता है, उसे रूढ़ा लक्षणा कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ लोकोक्ति और मुहावरे की अगर बात की जाएगी, तो आप इससे सीधा सीधा समझ सकते हैं कि वो रूढ़ा लक्षणा के अंदर आ जाएगा। यहाँ पर किसी परंपरागत बात की जाए तो वो भी आपका रूढ़ी लक्षणा के अंदर आ जाएगा। कैसे? तो रमेश ने अपने पिता की नाक ही कटवा दी। नाक कट जाना, ये क्या है? एक प्रकार का मुहावरा है। ठीक है, तो ये मुहावरा है, तो आपका किसके अंदर आ जाएगा? रूढ़ा लक्षणा के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ लिखा है रामलाल तो हरिश्चंद्र है। अब ये देखिए परंपरा, ये परंपरा की बात यहाँ पे की जा रही है। हरिश्चंद्र को हम राजा हरिश्चंद्र के नाम से जानते हैं, जो कि सदैव सत्य बोलते हैं, ठीक है, सत्य का पालन करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम किसी को उसकी उपाधि दे रहे हैं, अगर उससे तुलना कर रहे हैं, अगर हम कह रहे हैं रामलाल तो हरिश्चंद्र है, मतलब यहाँ पर उनके गुणों की चर्चा की जा रही है जो राजा हरिश्चंद्र के पास था। तो यहाँ पे एक परंपरा बताया जा रहा है, जो हरिश्चंद्र की गुणों की परंपरा यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे रूढ़ा लक्षणा अब आपको समझ में आ गया होगा कि नाक कटवाना इज्जत में मिट्टी
इज्जत मिट्टी में मिलना, हरिश्चंद्र से सत्यवादी होने का अर्थ होता है। तो क्रमशः अगर देखा जाए लोकोक्ति मुहावरे हैं, पहला वाला में क्या है आपका लोकोक्ति मुहावरे एवं रूढ़ि के द्वारा जो है अर्थ ग्रहण किया जा रहा है, अतः यहाँ पे क्या हो जाएगा रूढ़ा लक्षणा हो जाएगा। समझ में आया आपको रूढ़ा लक्षणा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा प्रयोजनवती लक्षणा। प्रयोजनवती लक्षणा में क्या होता है, तो शब्द की जिस शक्ति से वक्ता के विशेष प्रयोजन के आधार पर मुख्यार्थ बाधित हो, मुख्यार्थ जरूर बाधित होता है तभी आपका लक्षणा होता है, ये आप समझ पा रहे होंगे बहुत अच्छे से। तो वक्ता के विशेष प्रयोजन के आधार पर मुख्यार्थ बाधित हो और लक्षार्थ का बोध हो, वहां पर प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति होती है। कैसे होगा यहाँ पे, तो यह देखो सामने हड्डियों का ढांचा खड़ा है। अगर हम इसको सीधा सीधा इसका अर्थ निकालें तो यहाँ पे कंकाल की बात की जा रही है, पर क्या यहाँ पे कंकाल की बात की जा रही है, नहीं, यहाँ पर एक ऐसे यहाँ पे प्रयोजन है, ठीक है, एक प्रयोजन है यहाँ पे, एक हेतु यहाँ पे बाधित हो रहा है। हड्डियों का ढांचा मतलब एक ऐसे शरीर की बात की जा रही है, एक ऐसे कमजोर शरीर की बात की जा रही है जिसका पूरा ढांचा दिख रहा है, हड्डियों का ढांचा दिख रहा है, बहुत ही पतले शरीर हैं, बहुत ही कमजोर शरीर की बात यहाँ पर की जा रही है। तो उसको एक चमत्कार, एक विशेष रूप से इसका अर्थ ग्रहण करने के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, यह देखो सामने हड्डियों का ढांचा खड़ा है। तो यहाँ पे आपका प्रयोजनवती लक्षणा हो जाएगा। वह क्या हवा महल बनवाया है। अब हवा महल तो एक ही है राजस्थान में आपका, ठीक है, लेकिन हर जगह आपका हवा महल तो नहीं बनवाया जा सकता। यहाँ पे हवा महल से क्या आपका तात्पर्य है, प्रयोजन है। यहाँ पे हवा महल कहने का क्या कारण है, ये कारण है एक हवादार महल, हवादार महल जहाँ पर हवा आसपास बहुत गुजरती है, एक बहुत ज़्यादा स्पेस में कोई मतलब कमरा है तो हवादार है, हवादार भवन का अर्थ यहाँ पे हवा महल से लगाया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हड्डियों के ढांचे से कमजोर शरीर का अर्थ अभिव्यक्त हुआ और हवा महल से हवादार भवन का अर्थ अभिव्यक्त हुआ, तो यहाँ पे प्रयोजनवती लक्षणा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है उपादान लक्षणा। उपादान लक्षणा क्या है, तो जब लक्ष्यार्थ में वाच्यार्थ भी शामिल होता है, बिल्कुल। तो यहाँ पे वाच्यार्थ आपको पता है अभिधा की बात कर रहा है, सीधा समझ जाइएगा, जब भी मुख्यार्थ बोले, अभ्यार्थ बोले या फिर वाच्यार्थ बोले वो अभिधा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुख्यार्थ लिखा होता तो भी आपका वही हो जाता मतलब, ठीक है। तो जब लक्ष्यार्थ में वाच्यार्थ भी मिला हुआ हो तो शामिल हो तब उसे हम उपादान लक्षणा कहते हैं। कैसे, जैसे यहाँ लिखा है भैया अगर अलग घर बसाओगे तब आटे दाल का भाव पता चलेगा। तो यहाँ पे देखिए आटे दाल का भाव पता चलने का मतलब क्या है, आटा और दाल का भी चलेगा पता, साथ ही साथ घर गृहस्थी की सभी वस्तुओं का भी जो है मोल आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे आटा और दाल भी इसी में शामिल है। अभी हमने कहा था कि यह लड़का तो बैल है, तो यहाँ बैल का पूर्णतः अर्थ चेंज हो गया था। बैल का मतलब था मूर्ख, मूर्ख से हमने लिया था और बैल को हमने हटा दिया क्योंकि वहाँ पे बैल का कोई मतलब नहीं है, बैल का मतलब है मूर्ख होना। लेकिन यहाँ पे आटा दाल भी शामिल है इसी में, जो बात यहाँ कही जा रही है, जैसे अभिधा में जो बात कही जाती है उसी को अर्थ में लिया जाता है, वैसे ही आटा दाल भी आपका इसी अर्थ में आ गया। साथ ही साथ और भी घर गृहस्थी की सभी वस्तुओं का भी अर्थ इसमें शामिल होता है। तो यहाँ पे देखिए लक्ष्यार्थ भी है, यहाँ पे मुख्यार्थ को ये बाधित नहीं किया है ना, मुख्य अर्थ को भी लिया और साथ ही साथ अपना एक और इसका एक अलग अर्थ भी यहाँ पे शामिल होता है। ऐसे ही हम दूसरा एक उदाहरण देखेंगे। तो दो बंदूकों ने सारा गांव लूट लिया। अब दो बंदूकों ने अपने आप ही तो नहीं चलने लगा होगा, बंदूकधारी भी होंगे इसके साथ। तो दो बंदूक तो थे ही साथ बंदूकधारी भी थे। कौन थे, बंदूकधारी भी थे, ठीक है, जो ये बंदूक चला रहे थे। तो दो बंदूक भी हो जाएगा और बंदूकधारी भी हो जाएगा,
उसने मिलकर के सारा गांव को लूट लिया। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब बदल नहीं रहा है, इसको भी हम ले रहे हैं अर्थ में, और साथ ही साथ बंदूकधारी भी यहाँ पे हो जाएगा। तो अब आप उपादान लक्षणा अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पे स्पष्टीकरण में ध्यान से देखेंगे। आटे दाल में अर्थ जो है घर गृहस्थी की सभी वस्तुएं तथा आटे दाल का अर्थ भी इसी में शामिल है। दो बंदूकों में बंदूक और बंदूकधारी दोनों का अर्थ शामिल है। तो ऐसी जो चीज़ें होंगी जहाँ पे आपका मुख्य अर्थ और वाच्यार्थ दोनों ही शामिल हों, वहाँ पे आपका उपादान लक्षणा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा अंतिम है ये लक्षण लक्षणा। लक्षण लक्षणा में क्या होता है, जब लक्षणा से निकलने वाले अर्थ में वाच्यार्थ शामिल नहीं होता है, ठीक है, वाच्यार्थ इसमें होता ही नहीं है, तथा लक्षण के आधार पे व्यक्त अर्थ ही ग्रहण किया जाता है, तो वहाँ पे लक्षण लक्षणा होता है। जैसे कि वह उल्लू है, वह उल्लू है, उल्लू शब्द से पक्षी नहीं अपितु इसके लक्षण का आधार यानी कि मूर्ख, यहाँ पे उल्लू है मतलब मूर्ख की बात की जा रही है। तो देखिए यहाँ पे किसी प्रकार का वाच्यार्थ नहीं है, किसी लड़के की बात नहीं की जा रही है, वह उल्लू है, तो वह उल्लू है मतलब वह बहुत ही मूर्ख है। तो यहाँ पे सीधा सीधा लक्षण यहाँ पे दे दिया गया है, और यहाँ पे लक्षण से हमने समझ लिया कि यहाँ पे लक्षण लक्षणा हो जाएगा। तुम्हारा हृदय तो पत्थर का बना है, सीधा सीधा यहाँ पे आपका लक्षण ही बता दिया गया है, तुम्हारा हृदय तो पत्थर का बना है। अब यहाँ पे पत्थर के लक्षण यानी कि कठोरता की बात की जा रही है, कठोरता की बात यहाँ पे आपकी की जा रही है। अब उसका हृदय कैसा है, पत्थर की तरह कठोर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्लू शब्द से पक्षी नहीं अपितु लक्षण के आधार पे मूर्ख होने का अर्थ अभिव्यक्त हो रहा है, और पत्थर के लक्षण कठोरता के आधार पे वह कठोर और संवेदनाहीन हृदय होने का अर्थ अभिव्यक्त हो रहा है। तो यहाँ पे लक्षण को सीधा सीधा दर्शाया गया है, तो यहाँ पे लक्षण लक्षणा हो जाएगा। उम्मीद है आपको पूरा लक्षणा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो है व्यंजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्यंजना से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, शब्द की जिस व्यक्ति शक्ति से वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों के बाधित होने पर, ध्यान देंगे लक्षणा में क्या था, लक्ष्यार्थ में था सिर्फ वाच्यार्थ बाधित होता था, वाच्यार्थ या फिर मुख्यार्थ यानी मुख्य अर्थ बाधित होता था, लेकिन व्यंजना में क्या है, मुख्य अर्थ भी बाधित हो रहा है, लक्ष्य अर्थ भी बाधित हो रहा है, लक्षणा भी बाधित हो रहा है और अभिधा भी बाधित हो रहा है। तो दोनों बात को ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों के बाधित होने पर किसी अन्य अर्थ की ही प्रतीति हो, वहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति होती है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाएंगे कि सारी चीज़ों को आप कैसे समझ सकते हैं। तो व्यंजना शब्द शक्ति केवल अर्थ का संकेत देती है, शेष अर्थ श्रोता अथवा पाठक की कल्पना शक्ति पर निर्भर करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे कि यहाँ पे केवल अर्थ का संकेत दिया जाता है, अर्थ बताया नहीं जाता है, सिर्फ संकेत किया जाता है, और श्रोता अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपनी कल्पना शक्ति के अनुसार उसका अलग अलग अर्थ निकालता है। मतलब यहाँ पे एक बात का बहुत सारा अर्थ देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए कैसे, तो यहाँ पे एक उदाहरण है, 5 बज गए हैं। अब 5 बजते ही यहाँ पे अलग अलग अर्थ इसका हो सकता है। क्या हो सकता है, कुछ लोग हैं जो चाय शाम के टाइम पे पीते होंगे, उनके लिए चाय का समय हो गया है, 5 बज गए, ये सुनते ही उसे चाय का समय हो गया है ये याद आ जाएगा। कोई व्यक्ति घूमने जाने का प्रोग्राम बनाया है अगर 5 बजे, तो 5 बज गए सुनते ही उसे याद आ जाएगा कि घूमने जाने का समय हो गया है। यहाँ पे बहुत सारे जो कर्मी होते हैं, बहुत सारे जो व्यक्ति जो भी काम करते हैं बाहर जाके, उनके जाने का समय 5 बजे उनकी छुट्टी होती है, तो घर जाने का समय हो गया है। कोई बच्चा पढ़ रहा है, टाइम टेबल फिक्स किया है कि मैं 1 बजे से 5 बजे तक पढ़ाई करूँगा, तो 5 बजते ही उसके दिमाग में आएगा कि पढ़ाई ख़त्म करने का समय हो गया। ये तो इतनी सी मैंने बोल रही हूँ, और भी इसके बहुत सारे अर्थ निकाले जा सकते हैं। कोई 5 बजे, बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कि 5 बजे वो खेलने जाते हैं, तो 5 बज गया, अब उसे खेलने जाना है। तो इस तरह से ये 5 बज गया एक वाक्य है, पर इसका सब लोग अपने अपनी कल्पना के आधार पे, अपनी अपनी ज़रूरत के आधार पे उसका अलग अलग अर्थ निकालते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका व्यंजना होता है, व्यंजना शब्द शक्ति। अब आप इसको समझ पा रहे होंगे। इसके भी 2 भेद होते हैं, तो इसको हम ध्यान से देख लेते हैं।
इसके दो भेद होते हैं, एक होता है शाब्दी व्यंजना और एक होता है आर्थी व्यंजना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी है, ध्यान से समझेंगे समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे अगर डीप में पूछेगा तो यहाँ से पूछ सकता है कि शाब्दी व्यंजना क्या है और आर्थी व्यंजना क्या है। तो शब्द विशेष के प्रयोग के आधार पर व्यंग्यार्थ की बोधक शक्ति, मतलब कोई भी शब्द विशेष के प्रयोग के कारण व्यंग्यार्थ की बोधक शक्ति जो है वो शाब्दिक व्यंजना में होती है। यहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग जो है सबसे ज़्यादा होता है शाब्दी व्यंजना में, ध्यान रखेंगे यहाँ पे। और अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अनेकार्थक शब्दों का यानी एक से बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। अगर मैं पानी की बात करूं तो पानी से बहुत सारा अर्थ निकलता है। जैसे हमने एक अलंकार में हमने एक पढ़ा था, मोती गए ना उबरे मोती मानुष, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। तो उसमें क्या था, मोती से भी पानी से भी उसका संबंध है, उसका अर्थ है, ठीक है, उसकी चमक का। और मनुष्य के आँख में पानी होना मतलब शर्म होना, इज्जत होना, ठीक है। और पानी का एक सामान्य अर्थ जल भी होता है। तो इस तरह से अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग अगर हो रहा है, श्लेष अलंकार का प्रयोग जहाँ पे होगा वहाँ पे आपका व्यंजना हो जाएगा। और अगर और डिटेल में आपका ऑप्शन में दिया रहे शाब्दी व्यंजना, तो वहाँ पे आप निसंकोच शाब्दी व्यंजना लगा सकते हैं। अब हम करें बात आर्थी व्यंजना की, तो शब्द के अर्थ पर निर्भर शब्द शक्ति होती है। यहाँ पे देखिए क्या था, कोई शब्द विशेष के प्रयोग के कारण व्यंग्यार्थ का बोधक होता था। आर्थी व्यंजना में क्या होता है, शब्द के अर्थ पर निर्भर करता है, ठीक है। जहाँ शब्द बदलने पर व्यंग्यार्थ व्यक्त हो, जहाँ शब्द बदलने पर व्यंग्यार्थ भी व्यक्त होता है। और एकार्थक शब्द का प्रयोग जो है आर्थी व्यंजना में किया जाता है। इसको हम उदाहरण की दृष्टि से समझेंगे और बेहतर आपको समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका कहा गया है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। अभी अभी इसका ही उदाहरण मैंने आपको दिया था। इसका पूरा क्या है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, है ना, ये मोती मानुष चून। तो यहाँ पे जो है मोती का भी अर्थ पानी से लिया गया है, मानुष का भी अर्थ लिया गया है, चूना का भी अर्थ लिया गया है। तो प्रस्तुत उदाहरण में पानी शब्द पर व्यंग्यार्थ निर्भर हो गया है। व्यंग मतलब क्या होता है, किसी अन्य के अर्थ को यहाँ पे व्यंग करना। तो यहाँ पे पानी शब्द के स्थान पर जल शब्द का प्रयोग करने पर व्यंग्यार्थ समाप्त हो जाएगा। अगर हम पानी की जगह जल लिख देंगे तो जल गए ना उबरे, जल से फिर मानुष का संबंध नहीं है, चूने का संबंध नहीं है, मोती का संबंध नहीं है, ठीक है, पानी से है। यहाँ पे आपका जो है कोई और शब्द यहाँ पे अगर हम प्रयोग कर दें पानी के अलावा, इसका कोई पर्यायवाची पानी का अगर हम यहाँ पे लगा दें, तो ये आपका व्यंग्यार्थ यहीं पे समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शाब्दी व्यंजना हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका श्लेष अलंकार का भी उदाहरण है, और श्लेष अलंकार में आपका सीधा सीधा शाब्दी व्यंजना हो जाता है। आगे देखिए यह क्या है, आर्थी व्यंजना। आर्थी व्यंजना में देखिए ये है, री अभाव की चपल बालिके री ललाट की खल रेखा। अब इसका अर्थ समझेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ये देखिए प्रसाद का आपका लिया गया है, प्रसाद के कामायनी से आपका ये जो है पंक्ति लिया गया है चिंता सर्ग से। तो मानव के मनोभाव जो हैं उसी से आपका जो है यहाँ पे अभिव्यक्त किया गया है कामायनी में। तो चिंता सर्ग से ये लिया गया है कि री अभाव की चपल बालिका। अभाव मतलब जो भी अभाव होता है हमारे जीवन में। चपल मतलब क्या होता है, चपल मतलब होता है जो बहुत चंचल होता है, चंचल। चपल मतलब होता है चंचल। तो जो अभाव की चंचल क्या है, चिंता, बालिका का मतलब यहाँ पे चिंता से लिया गया है, ठीक है। तो अभाव की जो चंचल चिंताएं हैं, तुम इतना ज़्यादा चंचल हो। री ललाट की, ललाट मतलब मस्तक होता है, मस्तक की खल रेखा। खल मतलब होता है दुष्ट या फिर बुरा रेखा, या हम कह सकते हैं ललाट का भाग्य, बुरा भाग्य।
तो चिंता क्या है, एक बुरा भाग्य है, बुरा रेखा है। तो ये है पूरा इसका आर्थी व्यंजना, जहाँ पे अभाव की चपल बालिके में हृदय को अस्थिर करने वाले भाव को निहित कर रहा है कि ये अनिश्चित है, अस्थिर होती है, चिंता बहुत ज़्यादा मंडराता है। अगर हम चिंता में होते हैं तो बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में चल रही होती हैं। ललाट की खल रेखा का मतलब क्या है, मस्तक पर दुर्भाग्य के संकेतक का भाव यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या है, भाव है, यानी अर्थ से यहाँ पे आपका बात किया जा रहा है। यहाँ पे हम पानी शब्द से जो है देख रहे थे, इसीलिए शाब्दी व्यंजना था और ये आपका अर्थी व्यंजना था, क्योंकि यहाँ पे अर्थ, यहाँ पे कुछ एक चीज़ आप बदल देंगे तो उसका अर्थ नहीं बदलेगा। अगर हम यहाँ पे इसका पर्यायवाची लगा दें, चपल की जगह चंचल का हम चंचल बालिके भी लिख दें तो भी इसका अर्थ जो है वो नहीं बदलेगा। इसीलिए अर्थी व्यंजना है, क्योंकि यहाँ अर्थ के आधार पे जो है हम इसके अभिव्यक्ति को ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम पानी शब्द को हटा दें तो इसका पूरा व्यंग्यार्थ ही बदल जाएगा, इसका कोई मतलब ही फिर नहीं रहेगा। इसीलिए यहाँ पे शब्द महत्वपूर्ण है और यहाँ पे अर्थ महत्वपूर्ण है, इसीलिए अर्थी व्यंजना है। अब आप इसको बेहतर समझ पाएंगे। चलिए अब हम यहाँ पे कुछ प्रश्न उत्तर आपके लिए लेके आए हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और देखिए इसको समझिए। ऑप्शन में ज़रूर इसका आंसर देते हुए चलिएगा ताकि मुझे भी समझ में आए कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई या नहीं, कितनी चीज़ों को आप ग्रहण कर पाए हैं, वो देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट हो, पूरा बहुत ही ईजी है ये। शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट हो वह क्या कहलाएगी, वाच्यार्थ किस में होता है, अविधा में होता है। तो सीधा सीधा यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा सही हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पे व्यंजना शक्ति का कार्य क्या है। व्यंजना शक्ति का क्या कार्य है, तो मूल अर्थ को व्यक्त करना। मूल अर्थ किस में होता है, अविधा में होता है, ठीक है, ये अविधा में होता है, ये तो नहीं होगा। प्रयोजन को व्यक्त करना, ये प्रयोजनवती लक्षणा में होता है, प्रयोजनवती लक्षणा में होता है, ठीक है, तो ये भी नहीं है। मुख्यार्थ की व्याख्या करना, तो मुख्यार्थ भी आपका अविधा में हो गया, ये भी नहीं होता है। तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करना। व्यंजना का मतलब क्या होता है, कोई भी एक मुख्य अर्थ है उसमें अकथित यानी बहुत सारी बातें यहाँ पे अर्थ में होती हैं। जैसे हमने वो 5 बज गए वाला जो हमारा उदाहरण था, तो बहुत सारे अर्थ थे उसमें, अकथित था वो अर्थ वहाँ पे लिखा हुआ नहीं था लेकिन अकथित रूप से व्यक्त किया जा रहा था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका व्यंजना से बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पे शब्द में जहाँ मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है, वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होगी। अब व्यंग्यार्थ होता है तो किस में होता है व्यंग्यार्थ, व्यंजना में होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अर्थबोध कराने के संदर्भ में कौन सा हो जाएगा, अर्थबोध। अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा पर आश्रित होती है, तो अभिधा जो है वो स्वतंत्र होती है, मुख्य अर्थ पर ये बात होता है, और लक्षणा जो है वो अभिधा पर आश्रित होती है, ठीक है, अभिधा किसी पे आश्रित नहीं होती, तो ये भी गलत हो जाएगा। लक्षणा शब्द शक्ति व्यंजना पर आश्रित होती है, गलत है। हमने इसको पढ़ा था ना, जब हमने व्यंजना पढ़ा था तो हमने देखा था कि अभिधा और लक्षणा दोनों जो है व्यंजना पर आश्रित होती है, ना कि लक्षणा आश्रित होती है। लक्षणा तो व्यंजना से पहले आता है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना दोनों पर आश्रित होती है, तो अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना दोनों पर आश्रित होती है, ये वाला कथन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटी ये भानुजा वृष भानुजा वे हलदर के वीर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आपका बहुत बार आपके परीक्षा में पूछा गया है, काव्य गुण में पूछा जाता है, अलंकार में पूछा जाता है, शब्द शक्ति में भी ये कथन आपका पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या बात कर रहा है, वृष भानुजा, देखिए चिरजीवों जोरी जुरे, जोड़ी मतलब किसकी जोड़ी, राधा कृष्ण की जोड़ी। अर्थ को समझेंगे ना तो बहुत ही आसानी से आप इसका जो है प्रश्न का उत्तर कर पाएंगे। चिरजीवों मतलब चिरंजीवी हो, बहुत बहुत वर्षों तक जो है इनका जोड़ी क्यों ना स्नेह गंभीर होगा, स्नेह क्यों ना गंभीर हो, जोड़ी जुड़े क्यों ना स्नेह गंभीर
को घटी ये वृषभानुजा, क्यों नहीं गंभीर है? क्यों गंभीर है? क्योंकि कोई भी घट नहीं रहा है। को घटी, कौन घटेगा? दोनों ही एक समान है, इसलिए इनका जो जोड़ी है वो भी अनूठा है, क्योंकि ना ही राधा कम है ना ही कृष्ण कम है, दोनों ही समान है। को घटी, कोई नहीं घट सकता है। वृषभानुजा, वृषभानुजा का एक अर्थ होता है आपका राधा। वृषभानु कौन थे? राधा के पिता थे वृषभानु। और इसमें जा लगा देंगे, जा मतलब बेटी होता है, आप सभी को पता है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? राधा। और हलधर के वीर, हरधल कौन थे? बलराम, बलराम को हलधर कहते थे ना। और बलराम के वीर, वीर मतलब भाई, कौन हो जाएंगे? कृष्ण हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अनेकार्थक की बात कर रहा है, तो देखिए कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले तो आप समझ जाएंगे यहाँ पे अनेकार्थक एकार्थक शब्द की बात करें तो व्यंजना हो जाता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। और ऐसे भी जो है यहाँ पे अनेक अर्थों में बात की जा रही है, तो ये आपका व्यंजना का भी अगर भेद में पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? अनेक अर्थ हैं तो कौन हो जाएगा? शब्द, शाब्दी अव्यंजना हो जाएगा। समझ गए इसको अच्छे से? इसका एक अर्थ क्या है? वृषभानुजा, वृषभ, वृषभ और धन अनुजा, यही तोड़ेंगे ना इसको, ऐसे ही तोड़ेंगे। वृषभ मतलब होता है बैल, और बैल की छोटी बहन अनुजा कौन हो जाएगा? गाय। तो इस तरह से भी आपका एक अर्थ यहाँ पे ये भी आ जाएगा। तो इस तरह से दो दो अर्थ है यहाँ पे, तो व्यंजना हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से। तो ये जो प्रसाद की पंक्ति है, इसमें कवि क्या कहना चाह रहा है, पहले अर्थ को समझेंगे तो आप बहुत ही आसानी से इसको समझ पाइएगा। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से। विधु कौन है यहाँ पे? चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा की बात की जा रही है। विधु कौन है? चंद्रमा। तो यहाँ पे जो इनकी कल्पना है, यहाँ पे कल्पना है एक नायिका की, यहाँ पे बात की जा रही है कि उस नायिका का जो मुख है वो चंद्रमा के समान है, और उसकी जो काली काली जो बाल हैं, काले काले जो बाल हैं, वो काली जंजीरों के समान है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? चंद्रमा के समान दिखने वाली उस नायिका के जो काली जंजीरों को किसने बांध दिया, मतलब काले काले जो उसके बाल हैं वो काले जंजीरों के समान व्यतीत हो रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा लक्षणा हो रहा है? तो यहाँ पे देखिए आपका सीधा सीधा लक्षणा की बात कर रहा है, तो यहाँ पे लक्षणा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे विधु चंद्रमा को बोल रहा है यहाँ पे, और काली जंजीर यहाँ पे देखिए आपका जो मुख्यार्थ है वो बाधित हो रहा है। काली जंजीर मतलब यहाँ पे काले बाल से लिया गया है, तो यहाँ पे लक्षणा आपका बहुत ही सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। तो ये देखिए फिर से आ गया आपका। तो यहाँ पे हमने अभी भी आपको बताया था शाब्दी व्यंजना हो जाएगा, ठीक है, अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पे श्लेष अलंकार भी है इसमें, और जहाँ पे श्लेष अलंकार होगा वहाँ पे आपका शाब्दी व्यंजना हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान है। तो यहाँ पे ये जो है ये मान्यता किसकी है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। भट्ट नायक जो है इनकी ही मान्यता है कि रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति की प्रधानता है। कैसे है? तो इसका एक रीज़न भी है, कारण भी है। अभिधा शक्ति क्यों प्रधान है? क्योंकि इसी से हम अर्थ ग्रहण करते हैं। आपका लक्षणा, ठीक है, लक्षणा भी इसी से होता है, और व्यंजना भी इसी से होता है, व्यंजना भी इसी से होता है। तो अभिधा आपका मेन है ना, इसी में दोनों बाधित होता है, तो इसीलिए अभिधा शब्द शक्ति प्रधान है। तो बी ऑप्शन भट्ट नायक की ये मान्यता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है हमारा व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध किससे है। तो ये तो इजी सा है, एनवीएस पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, और व्यंग्यार्थ से हो जाएगा। व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध किससे हो जाएगा? व्यंग्यार्थ से हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए। अब देखिए यहाँ पे कौन सा होगा आपका, यहाँ पे क्या हो रहा है? सिंह तो तलवार लेके नहीं भाग सकता है ना, सिंह तो तलवार लेके नहीं भागेगा, सिंह मतलब शेर होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये मुख्यार्थ बाधित हो रहा है, तो सीधा सीधा यहाँ पे क्या हो जाएगा? लक्षणा हो जाएगा।
कैसे? तो जब युद्ध भूमि में कोई पुरुष है या कोई मनुष्य है जो तलवार लेकर उतरा, जो सिंह के समान है, जो बलशाली है, जो उतना ही सिंह के तरह ही जो है बहुत ज़्यादा उसके अंदर क्या है, उत्साह है, घमंड है, गर्व है, ठीक है, तो उतरता है, उतनी क्षमता है उसके अंदर, तो वहाँ पे जो लोग होते हैं वो गीदड़ की तरह भाग जाते हैं। तो गीदड़ के गुणों को यहाँ पे लिया गया है, तो ये आपका लक्षणा में होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कथन कौन सा सही नहीं है, देख लेते हैं। अभिधा शक्ति द्वारा केवल रूढ़ शब्दों का अर्थबोध होता है, तो पहला ही गलत हो गया। हमने तीनों पढ़ा था ना, रूढ़ भी होता है, यौगिक भी होता है, योग रूढ़ भी होता है। तो बाकी को भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। मुख्यार्थ के बाधित होने पर ही लक्षणा शक्ति कार्य करती है, हमने पढ़ा था, ये तो सही है। मुख्यार्थ बाधित होता है तभी तो लक्षणा शक्ति कार्य करती है। तो मुख्यार्थ का बाधित होना इंपॉर्टेंट है। अभी अभी हमने शेर वाला देखा, शेर से हम पशु को लेते हैं, अगर मुख्य अर्थ देखें तो पशु हो जाएगा। पशु तो तलवार लेके नहीं दौड़ेगा, तो मुख्य अर्थ क्या हो गया, बाधित हो गया, इसीलिए लक्षणा शक्ति वहाँ पे हो गया। अभी यहाँ पे नेक्स्ट है क्या, व्यंजना शक्ति शब्द के मूल में छिपे हुए अकथित अर्थ को घोषित करती है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। एक अर्थ में बहुत सारे अर्थ छुपे हुए होते हैं व्यंजना शक्ति में, और व्यंजना शक्ति केवल शब्द पर ही नहीं अर्थ पर भी आधारित होती है, इसीलिए हमने पढ़ा शाब्दिक अर्थ व्यंजना और अर्थी व्यंजना, तो ये भी सही है। तो कौन सा गलत है, ए ही ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अभिधा शक्ति द्वारा केवल रूढ़ शब्दों का अर्थ बोध नहीं होता है, बल्कि तीनों का होता है। उम्मीद है सारे क्वेश्चंस को आप यहाँ पे कर पा रहे होंगे और आपको समझ में आया होगा। तो लक्षणा शब्द शक्ति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं बताना है। तो किसी शब्द का मुख्य अर्थ बाधित होता है, ये तो सही है। मुख्य अर्थ बाधित होता है और अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। अन्यार्थ मतलब अन्य अर्थ से समझिए आप, यहाँ पे लक्ष्यार्थ की बात की जा रही है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए अन्य अर्थ डाला गया है, पर आप बिल्कुल भी दबाव ना लें। अन्य अर्थ का मतलब वही हो गया लक्ष्यार्थ। इस लक्ष्यार्थ यानी अन्यार्थ का मुख्य अर्थ से कोई संबंध नहीं है। अभी हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ में संबंध होता है, तभी हम उसके अर्थ को गहन कर पाते हैं। यहाँ लिखा है नहीं होता है, तो यही आपका गलत हो जाएगा। मैंने आपको बोला था वो एक एक शब्द से आपका प्रश्न पूछा जाता है। ये देखिए फर्स्ट ग्रेड में आपका ये प्रश्न पूछा गया है। अन्य भी देख लीजिए आपको, ताकि और भी ज़्यादा स्पष्टीकरण मिल जाए। यह अन्य अर्थ किसी रूढ़ि के आधार पर ग्रहण नहीं किया जाता है, ठीक है। किसी रूढ़ि के आधार पर ग्रहण नहीं, ये भी सही है। किसी प्रयोजन के आधार पर अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, ये भी सही है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न होना, ये तो सही है। मुख्यार्थ बाधित होने पर अन्य अर्थ ग्रहण करना, ये भी सही है। अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से कोई संबंध, देखिए सेम बात आपका यहाँ भी कहा गया है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, बाजार में लाठियाँ चल रही है, वाक्य में शब्द शक्ति क्या हो जाए। लाठियों से प्रश्न बहुत पूछा जाता है, तो लाठी अपने आप तो नहीं चल रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लड़ाई हो रही है, बाजार में लड़ाई हो रही है, लाठियाँ चल रही हैं। क्या आप अर्थ क्या ले रहे हैं यहाँ पे, लाठी से हम एक, ये लाठी क्या है आपका, एक तरह से परंपरागत है कि लाठी को हम लड़ाई झगड़ा से मानते हैं कि लड़ाई ही हो रही। और कोई अर्थ आप इसका समझ सकते हैं क्या, लाठी चल रही है, इससे कोई और अर्थ नहीं आ रहा है, तो रूढ़ा लक्षणा यहाँ पे आपका हो जाएगा। अगर लक्षणा में भी आपसे पूछा जाए तो ये रूढ़ा लक्षणा के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे और है क्या, हाँ है, अभी चलिए देखते हैं। हर आहट पर उसके कान खड़े हो जाते थे, हर आहट पर उसके कान खड़े हो जाते थे। तो कान खड़ा होना क्या है, एक प्रकार का मुहावरा है, मुहावरा है। तो मुहावरा में, मुहावरा किस में होता है आपका प्रयोग, मुहावरा आपका रूढ़ा लक्षणा में प्रयोग होता है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इस सिंह पुरुष को, अब सिंह पुरुष यहाँ पे आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे, इसका भी लक्षणा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। सिंह यानी कि शेर, शेर पुरुष यानी कि वीर पुरुष की बात की जा रही है, तो ए ऑप्शन
सही हो जाएगा। तो ये था हमारा कुछ प्रश्न, और उम्मीद करती हूँ कि आपको पूरा शब्द शक्ति आज यहाँ पे समझ में आ गया होगा। मुझे ज़रूर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको कितनी बातें समझ में आई, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से सभी चीज़ों को मैं कंप्लीट कराऊंगी आपको, थ्योरी और एमसीक्यू दोनों ही करेंगे, ताकि सभी चीज़ें कंप्लीट समझ में आए। और यहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, पीडीएफ को ज़रूर डाउनलोड करके बार बार उसका रिवीजन कीजिए, ताकि चीज़ें आपको याद रहे। ठीक है, तो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से आपका प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और बहुत गलत भी होता है, शब्द शक्ति को आज हमने देखा। इसी तरह से हम रस, छंद, अलंकार, इसको भी बहुत अच्छे से देखेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।